नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का पेपर सीटेट का जो 4 फरवरी का पेपर है फर्स्ट शिफ्ट का, आज का पेपर जो है बहुत अच्छा आया था, है ना। जो प्रश्न पूछे गए हैं वो रिपीटेड प्रश्न है, साथ में प्रीवियस ईयर पेपर के काफ़ी प्रश्न पूछे गए थे। तो यदि आपने प्रीवियस ईयर पेपर अभी तक नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा, कहीं से भी पढ़ लीजिएगा। यदि आपको नहीं मिल रही है तो हमारे ऐप पे प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाएंगे, डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ में आज आपको यहाँ पर पर्यावरण, बाल विकास, गणित, हिंदी, संस्कृत के टोटल 60 प्रश्न बताए जाएंगे। जो प्रश्न आपके द्वारा पूरे बताए गए हैं उनके उत्तर भी आपको साथ में बताए जाएंगे, और उससे संबंधित जो प्रश्न बन रहे हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। साथ में जो टॉपिक है उनके बारे में भी आपको बताया जाएगा। साथ में यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे ऐप से को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर ये PDF आपको फ्री में मिल जाएगी। साथ में टेलीग्राम पर भी ये PDF आपको उपलब्ध हो जाएगी। साथ में एक नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 9340089205, इस नंबर को सेव कर लीजिएगा। और जैसे आज बच्चों के द्वारा हमें प्रश्न बताए गए हैं वैसे आप भी हमें प्रश्न बता सकते हैं। आज के जो प्रश्न हैं वो दीपक जी द्वारा बताए गए, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो इनके द्वारा ये प्रश्न बताए गए हैं। साथ में रीता झागरिया के द्वारा भी ये प्रश्न बताए गए हैं, और एक और नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, 2 से 3 बच्चों के द्वारा ये प्रश्न हमें बताए गए हैं। तो आप भी ये प्रश्न और टॉपिक हमें बता सकते हैं। 9340089205 के माध्यम से व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिएगा। साथ में एक वीडियो हमने अपलोड किया था, 2 वीडियो कुछ समय पहले, 28 दिसंबर से 24 जनवरी और 24 जनवरी से 1 फरवरी। देखिए इसमें से काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं, रिपीटेड प्रश्न अभी पूछे जा रहे हैं क्योंकि अभी प्रश्न बचे नहीं हैं आयोग के पास में। तो या तो आपसे रिपीटेड प्रश्न पूछे जाएंगे या फिर प्रीवियस ईयर पेपर में से ही प्रश्न आपको दे दिए जाएंगे। तो ये वीडियोस आप देख लीजिएगा, सारे एनालिसिस देखने की आवश्यकता नहीं है, दोनों एनालिसिस आप देख लेंगे, दोनों वीडियो, तो आप यहाँ पर अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। साथ में जितनी भी एनालिसिस अभी तक हुए हैं उसकी PDF यदि आपको चाहिए तो आप हमारे ऐप्स ऑनलाइन स्टडी विद डीके को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी की सारी PDF आपको यहाँ पर मिल जाएगी, सब फ्री में है, किसी भी प्रकार से चार्ज आपसे यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। तो एक एक करके आराम से पढ़ लीजिएगा, ये ऐप्स डाउनलोड कर लीजिएगा, रेटिंग जरूर दीजिएगा, है ना। यदि आपको और अच्छे अंक प्राप्त करने हैं, सीटेट में अभी आपकी एग्जाम बची है, तो आप इस दोनों PDF को खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको थ्योरीज मिलेगी, चित्र के माध्यम से समझाया जाएगा, 500 प्रश्न आपको मिलेंगे, जो कि 2011 से लगाकर 2021-22 तक जो आपकी ऑनलाइन एग्जाम हुई है और ऑफलाइन एग्जाम हुई है, दोनों के प्रीवियस ईयर पेपर आपको यहाँ पर मिलेंगे, काफ़ी हेल्प मिलेगी। साथ में 10 मॉक टेस्ट है, यहाँ पर आप अच्छे आपकी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो एक बार जरूर ट्राई करिएगा, है ना। तो शुरुआत करते हैं, कहाँ पर मिलेंगे, तो सभी ये हमारे ऐप्स के माध्यम से आपको मिल जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं कि पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न क्या पूछे गए थे। देखिए आज जो प्रश्न आपको देखने को मिले वो सब प्रीवियस ईयर पेपर से, साथ में जो अभी तक एग्जाम हुई है आपकी ऑनलाइन, उसमें से प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर पूछा गया आपसे कि नीचे दिए गए कौन से एक राज्य है जिसमें तोरांग का अर्थ क्या होता है, जंगल होता है। देखिए इसके बारे में हमने पहले भी आपको बताया था, हर एनालिसिस में हमने बताया है इसके बारे में। तो ओडिशा में, मिजोरम में, झारखंड में या फिर असम में, यदि आप हमसे शुरू से जुड़े हुए हमारे एनालिसिस डेली देख रहे हैं तो यहाँ पर आंसर आपने बिल्कुल सही टिक किया होगा, झारखंड, है ना। तोरांग का अर्थ क्या होता है, जंगल होता है, किस राज्य में होता है, झारखंड में, और इसके बारे में आपको बताया भी था। और आदिवासी के लोग जो है वो जंगल में रहते हैं, और वहीं पर इसका अर्थ क्या होता है, जंगल होता है या फिर प्रसिद्ध वन भी होता है। यहाँ पर लिखा हुआ तोरांग का मतलब क्या होता है, झारखंड में प्रसिद्ध वन या फिर जंगल होता है। और यहाँ की भाषा भी पूछी जाती है और पूछी भी गई है ना, कि झारखंड में जो आदिवासी जंगल में रहते हैं उनकी भाषा कौन सी होती है, तो कुड़ुक भाषा होती, कौन सी, कुड़ुक भाषा होती है। और इसके बारे में पूछा गया है ना, आगे और पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। देखिए घर के बारे में पूछा गया है, तो ये जो प्रश्न है ये भी हमने आपको पहले बताया था। तो देखिए यह प्रश्न पूछा गया था आपसे कि हमारे देश में ऐसे गांव हैं जहां के ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा होने के कारण अपने घरों को बांस के खंभों पर जमीन से 10 से 12 फीट और मीटर में 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाते हैं। इन घरों को अंदर से लकड़ी का ही बनाया जाता है। ये गाँव कहाँ होने चाहिए। यहाँ पर राज्य के बारे में पूछा गया था कि राज्य कौन सा होगा, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, असम या फिर उत्तराखंड, कौन से राज्य में इस प्रकार के घर बनाए जाते हैं। तो ये काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ कहाँ पर बनते हैं, ये असम में बनते हैं। और ये एनालिसिस के माध्यम से और भी जो हमने वीडियोस बनाई है उसमें काफ़ी बार इसके बारे में आपको बताया था। साथ में यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनके घर के बारे में आपको बता देते हैं, यदि आगे पूछा जाए तो आप गलत ना करें। जैसे कि असम के बारे में यहाँ क्या होती है, भारी बारिश होती है, इसके कारण मकान जमीन से लगभग कितने फीट होते हैं, 10 से 12 फीट, और मीटर में पूछे तो 3 से 3.5 मीटर के ऊपर घर बनाए जाते हैं। इससे बारिश के दौरान घर में बाढ़ आने से बचा जा सकता है, क्योंकि इसके जो खंभे होते हैं वो बांस के होते हैं और मजबूत बांसों के खंभों पर ये बना होता है घर। इससे क्या होता है, जो बाढ़ आती है उससे ये बचाव करता है, इसलिए इनके जो
खंबे होते हैं वो मजबूत होते हैं, बांस के बने होते हैं, और घर के भीतरी भाग भी लकड़ी के बने होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। साथ में हम यहाँ पर मनाली की बात करें तो मनाली एक पहाड़ी क्षेत्र है। किस प्रकार का क्षेत्र है? पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पर भारी बारिश होने के साथ साथ बर्फबारी भी होती है, और यहाँ पर जो मकान होते हैं वो पत्थर या फिर लकड़ी के बने होते हैं जिनकी छतें तिरछी होती है। पूछा जाता है कहाँ पर मकान पत्थर या फिर लकड़ी के बने होते हैं, तो कहाँ पर होते हैं? मनाली या फिर हिमाचल प्रदेश में होते हैं। राजस्थान की हम बात करें तो यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, जैसा कि आपको सभी को पता होगा। तो यहाँ पर जो घर बनाए जाते हैं वो किसके बनाए जाते हैं? मिट्टी के बनाए जाते हैं, और घरों की दीवारें काफ़ी मोटी बनाई जाती हैं जिससे कि जो वहाँ पर गर्मी पड़ती है उससे बचा जा सके, और इन दीवारों को मिट्टी से लिपा जाता है या फिर पुताई की जाती है। किससे? मिट्टी से, है ना। ये 4-5 विकल्प दे देंगे और पूछा जाएगा आपसे कि ये कहाँ पर बनाए जाते हैं इस प्रकार के घर, तो राजस्थान में बनाए जाते हैं। कश्मीर की हम बात करें तो कश्मीर में पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है, तो इस प्रकार के घर कहाँ पर होते हैं? तो कश्मीर में होते हैं। ये पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर ये जल्दी ही पीडीएफ आपको देखने को मिलेगी, इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा, है ना। कुछ पुराने घरों में एक विशेष प्रकार की खिड़की होती हैं जो दीवार से निकलती है, इसे क्या कहते हैं? डब कहते हैं। पुराने मकानों की बात है, इसे क्या कहते हैं? डब कहते हैं। वो श्रीनगर में डोंगा हाउस बोट के बारे में पूछा गया है ना, कि हाउस बोट कहाँ की है, तो याद रखिएगा श्रीनगर की है, विकल्प में पूछा भी गया था। तो डोंगा हाउस बोट को डल झील और झेलम में देखा जा सकता है। झील के बारे में पूछे तो डल झील के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, और नदी के बारे में पूछे तो झेलम झील के बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए, लद्दाख के बारे में पूछे जो लद्दाख के घर होते हैं वो लेह में घरों में 2 मंजिल होती है। जो घर होते हैं कितने मंजिल के होते हैं? लद्दाख में 2 मंजिल के होते हैं, और भूतल में खिड़कियां नहीं होती हैं। और ये किसको रखते हैं? भूतल में जो जानवर होते हैं, यहाँ पर देखिए भूतल जानवरों के लिए और आवश्यक वस्तुओं के भंडारण के लिए होता है, उसमें क्या नहीं होती हैं? खिड़कियां नहीं होती हैं। और अगली जो मंजिल होती है ना, जो अगली मंजिल यानी कि जो सेकंड मंजिल पे जो घर बना हुआ है उसमें पहुंचने के लिए लकड़ी की सीढ़ियों का ये उपयोग किया जाता है। लकड़ी की सीढ़ियां बनाई जाती हैं, और एक सपाट मजबूत छत बनाने के लिए मोटे पेड़ के तने का भी ये उपयोग करते हैं। तो ये सारी जानकारी किसकी हुई? लद्दाख की। चलिए, तीसरा प्रश्न पूछा गया था और काफी पॉपुलर है, काफी बार इसको बताया है कि उबले हुए टेपियोका को नारियल का उपयोग करके बनाई गई किसी भी करी के साथ भोजन करना ये कहाँ का लोकप्रिय भोजन है? इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था, है ना। और इसके बारे में काफी बार आपको बताया है, क्या केरल, गोवा, जम्मू कश्मीर या फिर बिहार। तो इन चारों विकल्पों के बारे में बताऊंगा आपको। सबसे पहले इसका आंसर जान लेते हैं। आंसर क्या होगा आपका? केरल, है ना। काफी बार आपको इसके बारे में बताया है, और शायद जो ये वीडियो देख रहे हैं सभी को इसका आंसर पता होगा, केरल। साथ में देखिए, यदि पूछा जाए आपसे, जैसे कि अभी पूछा गया कि नारियल के तेल में पकाई गई समुद्री मछली के बारे में पूछा जाए कि नारियल के तेल में पकाई गई समुद्री मछली ये कहाँ का लोकप्रिय भोजन है? तो ये गोवा का है। सरसों के तेल में पकाई गई मछली तो ये जम्मू कश्मीर का लोकप्रिय भोजन है ना। लिट्टी चोखा कहाँ का है? तो लिट्टी चोखा आपको पता होना चाहिए, बिहार का सबसे पसंदीदा भोजन है। और यहाँ पर देखिए पका हुआ सांप है ना, और सांप का जो सूप है ये कहाँ का लोकप्रिय भोजन है? तो ये हांगकांग का है, और उसे क्या कहा जाता है? लिंग हू फेन कहा जाता है। इसके बारे में भी आपको पता होगा, शायद नहीं है तो याद रखिएगा। इस प्रकार के भोजन को क्या कहा जाता है? लिंग हू फेन कहा जाता है। और ये कहाँ खाया जाता है? हांगकांग में खाया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे, 3 राज्य दे दिए गए तो पूछा गया था कि अरब सागर के जो निकटवर्ती राज्य है उनके बारे में पूछा गया था। और ये मैं काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ, 13 से 14 राज्य मैंने आपको बताए थे, रटा दिए थे। हर शिफ्ट में जहाँ पर भी निकटवर्ती राज्य आए मैंने वो सारे राज्य रखे थे और हर एक बार आपको बताया था। यदि आपने नहीं देखा है एनालिसिस तो देख लीजिएगा, और जिनने देखा है तो डेफिनेटली उनको यहाँ पर फायदा हुआ होगा। कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा, यदि आप हमारे रोज एनालिसिस देख रहे होंगे तो आपको फायदा हुआ या नहीं, ये कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। यहाँ पर अरब सागर के निकटवर्ती राज्य पूछे गए थे, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र पर महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल है। ये प्रश्न अभी जो हाल ही में एग्जाम हो रही है 4 से 5 शिफ्ट में पूछा गया है, अलग अलग शिफ्ट में, यानी कि बहुत बार रिपीट हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पर 3 राज्य कौन से होंगे? आपका केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र होंगे। ये अरब सागर के निकटवर्ती राज्य है। यहाँ पर यदि इनके अलावा यदि और भी यहाँ पर जैसे कि केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र के बारे में तो आपको पता होगा, साथ में गुजरात दे दे, है ना, दमन और दीप दे दे, गोवा आपका दे दे, कर्नाटक तो दिया हुआ है, केरल, तमिलनाडु, दादर और नगर हवेली, लक्षद्वीप, ये सभी के सभी अरब सागर के निकटवर्ती राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश है। तो इन सभी के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। और भी बहुत सारे राज्य हैं जो कि इंपोर्टेंट हैं, उनके बारे में आपको बता देता हूँ। जैसा कि बंगाल की खाड़ी के बारे में पूछा जाए, इसके बारे में भी 2 से 3 बार पूछा जा चुका है, और अरब सागर के बारे में 4 से 5 बार अभी तक एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा
जा सकता है। तो बंगाल की खाड़ी के जो निकटवर्ती राज्य है वो पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु है। अरब सागर की बात करें, यहाँ पर राज्य के बारे में बताया जा रहा है तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है और तमिलनाडु है ना। जम्मू कश्मीर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब ये दोनों ही निकटवर्ती राज्य है जम्मू कश्मीर के। मिजोरम के बारे में आज पूछा गया है ना, आगे प्रश्न आएगा तो मैं नहीं बताऊंगा, उसके पहले आपको आंसर देना है। पूछा गया था कि मिजोरम के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं, तो आपका त्रिपुरा है, असम है और मणिपुर है। पंजाब के बारे में पूछे तो आपका जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है और हरियाणा है। उत्तराखंड के बारे में पूछे तो हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश है। राजस्थान के बारे में पूछे तो आपका पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और गुजरात है। उत्तर प्रदेश के बारे में पूछे तो एक यहाँ पर नई दिल्ली जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी एक निकटवर्ती केंद्र शासित प्रदेश है उत्तर प्रदेश का। साथ में राज्य की हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, ये सभी के सभी उत्तर प्रदेश के निकटवर्ती राज्य है। मध्य प्रदेश के बारे में आज पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के निकटवर्ती राज्य, ये काफी बार मैं आपको बता चुका हूँ इन सभी राज्यों के बारे में। तो इसके जो निकटवर्ती राज्य है आपके उत्तर प्रदेश होगा, छत्तीसगढ़ होगा, महाराष्ट्र होगा, गुजरात होगा और राजस्थान होगा। असम के बारे में यदि पूछा जाए आपसे तो ये पश्चिम बंगाल है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है और मेघालय है। ये सभी के सभी असम के निकटवर्ती राज्य है। तेलंगाना के बारे में भी आगे यानी कि इसके पहले पूछा जा चुका है। निकटवर्ती राज्य क्या है? छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, ये सभी के सभी तेलंगाना के निकटवर्ती राज्य है। साथ में गुजरात के बारे में आपसे पूछा जाए कि गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से है, तो राजस्थान है, महाराष्ट्र है और मध्य प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के बारे में भी पहले पूछा जा चुका है अभी हाल ही में कि आंध्र प्रदेश के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से है, तो आपका उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, कर्नाटक है और तमिलनाडु है। जितने भी राज्य दिए हैं इनको याद कर लीजिएगा, आगे पूछा जा सकता है। जैसे कि अभी हाल ही में मिजोरम के बारे में भी पूछा गया था कि मिजोरम के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं, तो मैं नहीं बताऊंगा आंसर, उसके पहले आपको आंसर देना है क्योंकि काफी बार मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूं और हाल ही में भी मैंने बताया है कि मिजोरम के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं। असम है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, बिहार, छत्तीसगढ़, असम है, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम है, या फिर त्रिपुरा, असम, मणिपुर है। मिजोरम के निकटवर्ती राज्य आपको बताने हैं। यदि आप अभी भी कंफ्यूजन है तो वीडियो को पुश कर लीजिएगा, अच्छे से 4 विकल्प पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आपको आंसर देना है। मैं यहाँ पर आंसर बता रहा हूँ कि मिजोरम के जो निकटवर्ती राज्य होंगे वो त्रिपुरा, असम और मणिपुर होंगे। 4th वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। और भी जो राज्य है उनके बारे में मैंने आपको बताया था तो आपको पता होना चाहिए। आप यहाँ पर फिर से आंसर देना है आपको पहले कि मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य के जो निकटवर्ती राज्य है उनके बारे में आज पूछा गया था। तो मध्य प्रदेश का निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं, मुझसे पहले आपको आंसर देना है। क्या केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ है। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश है, या फिर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र है। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं या फिर निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं, इसके बारे में पूछा गया था। वीडियो को पुश कर लीजिएगा यदि आप आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, ये आपके मध्य प्रदेश के निकटवर्ती राज्य है, यानी कि 4th वाला जो विकल्प होगा ये बिल्कुल सही होगा। इसके बारे में थोड़ी देर पहले ही हमने आपको बताया था। देखिए एक और प्रश्न पूछा गया था कि वह कौन सा जीव है जो अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। यहाँ पर लेता है लिखा हुआ है ना, तो वो कौन सा जीव है जो अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। तो यहाँ पर देखिए जो 3 विकल्प है वो मेरे अनुसार रखे हैं। यहाँ पर उत्तर मैं आपको बिल्कुल सही बताऊंगा। क्या रेशम का कीड़ा है, चमगादड़ है, कुत्ता है या फिर बिल्ली है? तो राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर? रेशम का कीड़ा। जो रेशम का कीड़ा होता है वो अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। यहाँ पर चमगादड़, कुत्ता और बिल्ली, ये 4 विकल्प जो 3 विकल्प मेरे अनुसार रखे गए हैं, लेकिन राइट आंसर आपका यहाँ पर रेशम का कीड़ा बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए, साथ में रेशम के कीट के साथ में मधुमक्खी और चींटी भी हैं, ये भी गंध के द्वारा ही अपने साथी समूह को पहचान लेते हैं। तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देखिए एक पोयम दी हुई थी और आपसे जो काली मिर्च है उसके बारे में पूछा था, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी पोयम दी होगी, 2 से 3 लाइन की थी। अब 2 से 3 लाइन में कौन सी पोयम दी हुई थी इसकी जानकारी मुझे नहीं है। तो ये पोयम मैं आपको बता देता हूँ कि काले काले मोती जैसी छोटी सी पर गोल हूँ, बारीक पिसी या दरदरी मैं तीखी स्वाद वाली हूँ, मीठी और नमकीन में मैं दोनों में ही डाली जाती हूँ, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बताओ कौन हूँ मैं। इस प्रकार से 2 से 3 लाइन का आपसे पहले दी हुई थी और पूछा गया था, तो आंसर क्या होता आपका? काली मिर्च होता। कौन सी? काली मिर्च, है ना। काली मिर्च आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यदि आज आपका पेपर था तो कमेंट के माध्यम से बताएगा कि पहली किस प्रकार से पूछी गई थी। जो प्रश्न में यहाँ पर नहीं बता पा रहा हूँ उनके बारे में भी आपको बताना है, जो टॉपिक में नहीं बता पा रहा हूँ उसके बारे में भी आपको बताना है, ताकि जिन बच्चों का एग्जाम है उनका थोड़ा सा
भला हो जाए वो यदि देख लें, और यदि आपके द्वारा बताए गए प्रश्न वहाँ पर यदि आ जाते हैं तो उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी, है ना। तो इस प्रकार से भी आप बच्चों का यहाँ पर भला कर सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से प्रश्न और टॉपिक बताकर। तो सभी से रिक्वेस्ट है एक बार कमेंट्स को चेक कर लीजिएगा, ताकि कोई बच्चा यदि प्रश्न और टॉपिक बताता है तो उनको भी पढ़ लीजिएगा। साथ में एक दो पहली और मैंने यहाँ पर ली है कि मैं पतला सा पर छोटा हूँ, भूरा भी हूँ और काला भी हूँ, है ना। गरम घी और तेल में मैं खुशबू फैलाता हूँ, दही और जलजीरे में भून कर डाला जाता हूँ, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जीरा होगा। क्या होगा, जीरा, है ना। एनसीईआरटी बुक से लिया गया है ये, और इसके बारे में आपको पता भी होगा। हरे रंग के जीरे जैसा है ना, ठीक हाजमा रखती हूँ, खाने के बाद मुझे खाते मैं मुंह का स्वाद बढ़ाती हूँ, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। तो इसके बारे में आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है कि इस प्रकार की यदि पंक्ति आपको दे दी जाए या फिर पहली आपको दे दी जाए तो आंसर क्या होगा, इसके बारे में आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। यहाँ पर देखिए चित्र भी लगा हुआ है और हर बच्चा इस चित्र को देखकर आंसर बता सकता है, मुझे ऐसा लगता है। तो कमेंट्स के माध्यम से आंसर जरूर कीजिएगा। चलिए देखिए, झूम खेती से प्रश्न पूछा गया था, बच्चों के द्वारा बताया गया कि सर 4 विकल्प थे और कूट में आंसर पूछा था। जो विकल्प हैं ये मेरे अनुसार रखे गए हैं ना, यहाँ पर विकल्प चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो मैंने विकल्प रखे हैं वो ऐसे रखे हैं कि आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो झूम खेती के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये कहाँ की है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो कहाँ की है, ये झारखंड की है ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं विकल्प हम किस प्रकार के रखे हैं कि एक फसल कटने के पश्चात जमीन को कुछ वर्ष तक खाली छोड़ देते हैं, तो बिल्कुल सही है, कूट में देना है। तो जो सही विकल्प है उस पर टिक हम करते चलेंगे। तो पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। खरपतवार, बांस आदि को उखाड़कर खेत में जला देते हैं। तो यहाँ पर देखिए किसी भी प्रकार के किसी भी चीजों को यहाँ पर उखाड़ा नहीं जाता है, जैसा है उसी में उसको आग लगा दी जाती है, तो उखाड़ा वगैरह नहीं जाता है। तो बी वाला जो विकल्प होगा वो आपका गलत होगा, याद रखना है, ए वाला आपका सही होगा, है ना। तीसरा देखते हैं, खरपतवार की राख खाद के रूप में कार्य करते, बिल्कुल सही। जो खरपतवार की जो राख होती है उसको उसी में छोड़ देते हैं, तो वो एक खाद के रूप में वो कार्य कर सकती है ना। तो तीसरा वाला विकल्प और पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। डी वाला पढ़ लेते हैं कि जब जमीन खेती के लिए तैयार हो जाती है तो बीज बोने से पहले उसे गहराई तक जोता जाता है। तो यहाँ पर देखिए उसे गहराई तक नहीं जोता जाता है, ऊपर ऊपर खुरेदा ये सब इस प्रकार से जाता है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका गलत होगा ना, ए और सी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर गहराई तक इसे जोता नहीं जाता है, तो ए सी आपका बिल्कुल सही होगा। थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी आपको दे देता हूं। देखिए यहाँ पर पूछा गया था आपसे कुछ समय पहले कि झूम खेती का दूसरा नाम क्या है, या फिर झूम खेती को और किस नाम से जाना जाता है, और विकल्प में था आपका स्लेश एंड बर्न। याद रखिएगा, इसे कर्तन दहन, है ना, हिंदी में बोलते हैं इसको कर्तन दहन, इसे कर्तन दहन प्रणाली या फिर स्लेश एंड बर्न के नाम से भी इसे जाना जाता है। या फिर झूम खेती एक प्रकार का क्या है, स्थानांतरण खेती है, स्थानांतरण कृषि है, इसको इसके नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पूर्वोत्तर भारत में सबसे सामान्य प्रकार की कृषि पद्धति है, यानी कि यदि राज्य पूछे तो झारखंड आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। और साथ साथ स्लेज एंड बर्न यानी कि कर्तन दहन प्रणाली या फिर स्थानांतरण कृषि के साथ साथ इसे परती खेती के नाम से भी जाना जाता है। किस के नाम से, परती खेती के नाम से भी इसे जाना जाता है। और ये एक फसल काटने के बाद कुछ वर्षों के लिए जमीन जैसा इसे छोड़ दिया जाता है और वहां कुछ भी नहीं उगाया जाता है, जैसे कि पहले वाले विकल्प में दिया हुआ था, है ना। और वन भूमि की सफाई की जाती है और राख को मिट्टी में ही मिला दिया जाता है, जिससे कि वो वहीं पर मिल जाए और उसमें जो उर्वरक होते हैं वो उसके काम आ जाए, है ना। आगे हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो यहाँ पर देखिए एक सरल सा प्रश्न पूछा गया था आपसे, निम्नलिखित में से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का समूह दिया हुआ था। देखिए केंद्र शासित प्रदेश और समूह मुझे नहीं पता है, अब यहाँ पर विकल्प लिखता उससे कोई मतलब नहीं होता, है ना। तो यहाँ पर 4 विकल्प थे और वहां पर पूछा गया था, यहाँ पर राज्य भी दे रखे थे और केंद्र शासित प्रदेश भी दे रखे थे। तो आपको केंद्र शासित प्रदेश और राज्य पहचानना था, उसका समूह को पहचानना था। अब विकल्प क्या था इसकी मुझे जानकारी नहीं है, यदि आज आपका पेपर था तो कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा कि विकल्प में क्या क्या पूछा गया था। देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया लगभग 4 से 5 बच्चों के द्वारा आज मुझे प्रश्न बताए गए हैं। उसमें जैसे कि मान ली जाए कि 5 बच्चों के द्वारा बताया गया, तो उसमें एक ही बच्चे के द्वारा मुझे बताया गया था कि सर होली और दीपावली से भी प्रश्न पूछा गया था कि होली और दीपावली कब मनाई जाती है। तो मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा कि ये पूछा गया था या फिर नहीं, ये आपको बताना है ना। तो यदि पूछा गया है तो उसका आंसर मैं आपको बता देता हूं कि होली और दिवाली कब मनाई जाती है। यदि ये पूछा गया कि ये दोनों त्यौहार पूर्णिमा को मनाए जाते हैं तो पूर्णिमा को नहीं मनाए जाते हैं। क्या ये दोनों त्यौहार अमावस्या को मनाए जाते हैं, दोनों नहीं मनाए जाते हैं। दीपावली पूर्णिमा को तथा होली अमावस्या को मनाई जाती है। तो देखिए यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प भी गलत है, क्योंकि जो दीपावली है वो अमावस्या को मनाई जाती है और होली जो है वो पूर्णिमा को मनाई जाती है। तो फोर्थ वाला
विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। यदि इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया तो फोर्थ विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए देखिए, एक प्रश्न वनस्पति से पूछा गया था। अब वनस्पति से किस प्रकार का प्रश्न था इसकी जानकारी मुझे नहीं है, जो प्रश्न मैंने यहाँ पर नहीं बताए हैं। और आज यदि आपका पेपर था तो आपको कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताना है। साथ में टॉपिक की हम बात करें तो टॉपिक में आपका एनसीएफ 2005 डेली पूछा जा रहा है, एनसीएफ 2020 भी पूछा जा रहा है, तो दोनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। साथ में एक विकार भी पूछा जा रहा है। आज डिस्लेक्सिया से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। अब प्रश्न क्या था इसकी जानकारी मुझे नहीं है। देखिए ये कंफ्यूजन है कि बाल विकास में पूछा गया था या फिर पर्यावरण में पूछा गया था, लेकिन पूछा जरूर गया था डिस्लेक्सिया से। यदि पेपर है तो जरूर बताएगा। बाल विकास की हम बात करें तो यहाँ पर ये जो वैज्ञानिक है इनको तो घोल के पी जाइएगा, जिन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, इन तीनों से अच्छे खासे प्रश्न बन रहे हैं। उनके जो स्तर है उनके बारे में पूछा जा रहा है। इनका जो क्रम है, जो अवस्था इनके द्वारा बताई गई, जो स्तर इनके द्वारा बताए गए हैं वो पूछे जा रहे हैं। इनकी जैसे कि जिन प्याजे की अवस्थाएं हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है। आपके चोम्स्की से आज प्रश्न पूछा गया था। आपका कथन और कारक से डेली 1-2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अधिगम से प्रश्न पूछा गया था। वृद्धि और विकास से कल भी पूछा गया था, आज भी पूछा गया है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन से कल भी पूछा गया है, आज भी पूछा गया है। साथ में बाल विकास में भी एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020 से प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा यदि आपको अंक बढ़ाने हैं तो। लेकिन यहाँ पर प्रश्न की बात करें कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो देखिए ज़्यादा टफ नहीं पूछे जा रहे हैं। यदि पेपर की हम बात करें तो सरल से मॉडरेट है ना। आज का पेपर तो काफ़ी अच्छा था, हलवा था, ज़्यादा प्रश्न ऐसा नहीं पूछा था जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम हो। हाँ 2-4 प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन बाकी के प्रश्न आप सोच समझ के उनको हल कर सकते हैं। यदि आपने तैयारी की है, प्रीवियस ईयर पेपर पढ़े हैं या फिर जो हमने अभी तक एनालिसिस किया है उनको पढ़ा है, तो आसानी से आप यहाँ पर 120-130 अंक प्राप्त कर सकते हैं यदि आपने ये सारी चीज़ें देखी हो तो, है ना। और नहीं देखी है तो मेरे 2 वीडियो यानी कि जो सार अभी तक जो वीडियो बनाए उन दोनों वीडियो में है, उनको देख लीजिएगा। काफ़ी आपको आगे हेल्प मिलने वाली है। क्योंकि बात करें पेपर की तो जितने प्रश्न आने थे वो आ चुके हैं। अब जो भी प्रश्न आएंगे वो रिपीटेड प्रश्न होंगे या फिर प्रीवियस ईयर पेपर से होंगे। इस प्रकार से ही आगे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इन वीडियो को देख लीजिएगा। साथ में प्रीवियस ईयर पेपर भी आप पढ़ लीजिएगा, चाहे तो हमारे ऐप्स की मदद से पढ़ लीजिएगा या फिर कहीं से भी पढ़े, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर पढ़ के जाइएगा। गणित की हम बात करें तो एक प्रश्न पूछा गया था आपसे कि 12 और 2 के बीच कितनी डिग्री का कोण बनता है। तो आइए, रीजनिंग का सवाल है। आपको पता होगा कि यहाँ पर जो 60 मिनट होता है उसमें कितनी डिग्री का कोण बनता है, तो 360 डिग्री का कोण बनता है। और 1 मिनट की बात करें तो 360 में हम 60 का भाग दे देंगे तो 6 डिग्री का। हमेशा याद रखिएगा कि 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 6 डिग्री का कोण बनता है। कितना? 6 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पर 12 और 2 के बीच में कितने मिनट होते हैं? 10 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं? 10। तो 10 इंटू हम 6 करेंगे तो कितना आएगा आपके पास में? 60 डिग्री, है ना। तो 60 डिग्री का कोण बनेगा। इस प्रकार से इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। साथ में देखिए आरोही और अवरोही। अब प्रश्न किस प्रकार का था इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन आरोही और अवरोही से संबंधित प्रश्न एक पूछा गया था। गुणनखंड से प्रश्न पूछा गया था। एक स्थानीय मान पूछा था। अब स्थानीय मान कौन सा है इसकी भी मुझे जानकारी नहीं है। यदि पेपर होगा आपका तो जरूर बताइएगा कमेंट्स के माध्यम से। जैसा कि आपको हमने अभी तक एनालिसिस किया है उसका आपको फायदा मिला है और डेफिनेटली मिला है। यदि आपने देखा हो तो आप यदि प्रश्न बताएंगे, टॉपिक बताएंगे, तो आने वाले बच्चों को फायदा मिलेगा। तो इस प्रकार से ये जो चेन है चलती रहनी चाहिए। यदि कुछ ना कुछ किसी भी प्रकार से आपको फायदा मिल रहा है तो आने वाले एग्जाम में, यदि आपका आने वाली डेट में यदि आपका एग्जाम है तो नंबर सेव कर लीजिएगा, बता सकते हैं। यदि थोड़ा बहुत भी आपको इन एनालिसिस से फर्क पड़ा हो, है ना, फायदा हो रहा हो, तो ये जरूर कीजिएगा, ताकि जैसे कि दूसरे बच्चों के द्वारा बताया गया ऐसे आप भी यहाँ पर बता सके। तो दूरी और समय से संबंधित प्रश्न था, क्षेत्रफल से था, आयात से पूछा गया था, पैटर्न से डेली प्रश्न पूछा जा रहा है आपका। आज सम संख्या से पूछा गया था, कल भी सम संख्या से पूछा गया था। डिवीजन से प्रश्न पूछा गया है ना। एलसीएम एचसीएफ शायद कल नहीं पूछा था लेकिन आज पूछा है। भिन्न से प्रश्न पूछा गया है। प्लेस वैल्यू डेली पूछी जा रही है। वेन हिले आपकी पेडागोजी में डेली पूछे जा रहे हैं। एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020 ये तीनों जो टॉपिक है इनके बारे में काफ़ी प्रश्न डेली पूछे जा रहे हैं। हर शिफ्ट में, हर विषय में पूछे जा रहे हैं, तो इनको अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, है ना।
बात करें हिंदी की, तो हिंदी में सिर्फ हमें गद्यांश या फिर जो पद्यांश है वो मिल पाया है, जो कि अजंता की गुफा से संबंधित था। इससे काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं। अब कविता या फिर जो गद्यांश है वो कैसा था, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। यदि आज आपका पेपर था तो जरूर बताइएगा। लेकिन यहाँ पर जो गद्यांश और पद्यांश था उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं वो मैं आपको बता सकता हूँ। 2 प्रश्न मुझे मिले हैं कि महान पुरुष में कौन सा समास है। महान पुरुष में आज समास पूछा गया था, क्या बहुब्रीहि समास है, द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है या फिर कर्मधारय समास है। तो महान पुरुष की हम बात करें तो उसमें कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। अगला प्रश्न देखिए, एक प्रश्न पूछा गया था कि इच्छा में क्या जोड़े कि शब्द क्या बन जाए, ऐच्छिक बन जाए, है ना। क्या जोड़े कि शब्द ऐच्छिक बन जाए, क्या इक जोड़े, क्या एक जोड़े, क्या अक जोड़े या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर ये जो 3 विकल्प हैं ये जरूरी नहीं कि यही दिए हो, और भी कुछ विकल्प हो सकते हैं। लेकिन इच्छा में यदि आप इक जोड़ते हैं तो कौन सा शब्द बन जाएगा, ऐच्छिक बन जाएगा, यानी कि पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर हम टॉपिक की बात करें तो पर्यायवाची से पूछा गया था। वो पर्यायवाची शब्द कौन सा था इसकी मुझे जानकारी नहीं है। एक उपसर्ग से प्रश्न पूछा गया था। हम यहाँ पर पेडागोजी की बात करें तो अधिगम अर्जन से प्रश्न पूछा गया था। बहुभाषिकता से डेली प्रश्न पूछा जा रहा है। आकलन से डेली प्रश्न पूछा जा रहा है। वाइगोत्सिकी से डेली प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पर जो भाषा कौशल है जो कि 4 प्रकार की है, LSRW, इससे भी कल भी प्रश्न पूछा गया था, आज भी पूछा गया है। मूल्यांकन से प्रश्न पूछा गया है। रचनात्मकता से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो ये सभी हिंदी पेडागोजी में पूछे गए प्रश्न हैं। हम यहाँ पर अंग्रेजी की बात करें तो पैसेज की जानकारी मुझे नहीं मिल पाई है। यदि आज आपका पेपर था तो पैसेज के बारे में जरूर बताना है। वर्ब से संबंधित प्रश्न था, प्रोनाउन पूछी गई थी। यहाँ पर जैसे कि हिंदी में भाषा कौशल पूछे गए हैं, ऐसा यहाँ पर इंग्लिश में भी आपका LSRW जो भाषा कौशल होते 4 प्रकार के, उसके बारे में पूछा गया था, उससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पर NCF 2005 और NEP 2020 इन दोनों से भी आज इंग्लिश में प्रश्न देखने को मिले। तो टोटल यहाँ पर 60 प्रश्न, जैसा कि मैंने आपको बताया था, टोटल 60 प्रश्न आपको देखने को मिले हैं। जो प्रश्न आपको द्वारा बताए गए थे उनके आंसर भी हमने दिए। उससे संबंधित आगे यदि पूछा जाए तो उससे संबंधित प्रश्नों के बारे में भी आपको जानकारी दी है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लेना है। यदि आपको आगे भी ऐसे ही एनालिसिस चाहिए, ऐसे ही वीडियो चाहिए तो, है ना। यदि आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी भी हम वीडियो हाल ही में बना रहे हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं यदि आप यूपी टेट की तैयारी भी कर रहे हैं साथ में। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जल्द ही दोस्तों एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।